नमस्कार दोस्तों। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सोशोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जीआईसी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन के बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई है। एन के बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई है। ऑप्शंस हैं उत्पादन संगठन, धार्मिक संस्कार संबंधी प्रवर्तन, पृथक्करण, नस्लीय समानता, शुद्धता, प्रदूषण, विचारधारा। तो इसका सही आंसर है उत्पादन और संगठन। इसका सही आंसर क्या है? उत्पादन संगठन। एन के बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना उत्पादन संगठन के आधार पर हुई है। उन्होंने जाति को ग्रामीण समुदाय के श्रम विभाजन और आर्थिक संगठन से जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं। खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? पौराणिक पुरुष पूर्वजों से। नेक्स्ट है वास्तविक महिला पूर्वजों से। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है पौराणिक महिला पूर्वजों से। नेक्स्ट है वास्तविक पुरुष पूर्वजों से और अगला है कृत्रिम महिला पूर्वजों से। खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? जैसा कि जानते हैं कि जो खासी जनजाति है वहाँ पे मात्र सत्तात्मक प्रथा चलती है, इसलिए जो खासी जनजाति है वो पौराणिक महिला पूर्वजों से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। पौराणिक महिला पूर्वजों से। खासी जनजाति मातृवंशी व्यवस्था का पालन करती है तथा अपनी उत्पत्ति पौराणिक महिला पूर्वजों से मानती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति को परिवर्तित या एक गोत्र या परिवार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यह कथन किसका है? कथन पूछा गया है कि जाति को परिवर्तित या एक गोत्र या परिवार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? सर एच रिजले का है। सर एच रिजले ने जाति को क्या बताया है? परिवर्तित, गोत्र या फिर परिवार। सर एच रिजले ने जाति को वंशानुगत समूह के रूप में परिभाषित किया है और इसे प्राय गोत्र या परिवार से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस राज्य में किसका पूछा गया है? अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका सीधा सा आंसर पंजाब हो जाएगा। कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? पंजाब में है। ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर पंजाब होगा कि पंजाब में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा जब एक वर्ग लगभग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता तो हम उसे जाति कह सकते हैं। वर्ग किस पे आधारित होता? जब एक वर्ग वंशानुक्रम पे आधारित होता तब उसे जाति कहते हैं। किसने बोला है? मुमफोर्ड एवं मदान ने बोला है, कूले ने बोला है, बीरस्टिड ने बोला है या फिर केलकर ने बोला है? तो ये बोला है कि कूले ने बोला हुआ है। कूले ने क्या कहा है? जब एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशानुक्रम पे आधारित होता है, किस पे आधारित होता है? वंशानुक्रम पे आधारित होता है, तब उसे जाति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं? परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं। किसने कहा है? के.एम. कपाड़िया ने कहा है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं हुआ है। किसने बोला है? के.एम. कपाड़िया ने बोला है। के.एम. कपाड़िया ने जाति में आए परिवर्तनों को व्यवहारिक स्तर पर माना, ना कि वैचारिक स्तर पर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जातियों के संदर्भ में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है अंतर्विवाह के ऊपर सजातीय विवाह का अध्यारोपण। अगला नेक्स्ट ऑप्शन है एक धार्मिक निषेधों के आधार पर विशेषता। नेक्स्ट है पारस्परिक पृथक्करण। अगला ऑप्शन है पृथक्कृत समूह और नेक्स्ट है आरोपित असमानता। भारत में जातियों के संदर्भ में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ क्या है? अंबेडकर ने तर्क दिया है अंतर्विवाह के ऊपर सजातीय विवाह का अध्यारोपण। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति की मूल विशेषता एंडोगैमी है जो विवाह संबंधों को सीमित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्विवाही उपजाति द्वारा ही सीमित करता है, ये कथन किसने कहा? जो अंतर्विवाह उपजाति के द्वारा ही सीमित करता है, ये कथन किससे संबंधित है? प्राचीन वर्ग वर्ण व्यवस्था से संबंधित है या फिर निम्न दलित प्रत्यक्षरण से संबंधित है? वर्ण और जाति का प्रत्यक्षरण है या फिर कमजोर वर्गों का प्रत्यक्षरण है? तो निम्न
या फिर दलित का प्रत्यक्षरण है। अंतर्विवाह की सीमा उपजाति तक होने से सामाजिक स्त्रीकरण और निम्न वर्गों की पृथक पहचान से सुदृढ़ होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, खासी जनजाति किस प्रकार की वंश परंपरा का पालन करती है? खासी जनजाति किस प्रकार की वंश परंपरा का पालन करती है? मात्र सत्तात्मक का करती है। खासी जनजाति में वंश और संपत्ति का उत्तराधिकार माता की ओर से चलता है और यहाँ मातृवंशीय समाज है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जाति व्यवस्था स्वयं को दाब या अनुशासन में रखती है। जो जाति व्यवस्था है वो स्वयं को दाब या अनुशासन में रखती है। यह विचार किसके अध्ययन से संबंधित है? या विचार किसके अध्ययन से संबंधित है? जाति व्यवस्था स्वयं को दाब या अनुशासन में रखती है। एन.के. बोस हैं या फिर सर एच रिजले हैं या एम.एन. श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट है डी.पी. मुखर्जी। तो जाति व्यवस्था स्वयं को दाब और अनुशासन में रखती है, एन.के. बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के संबंध में सही कथन। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के संबंध में सही कथन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है या फिर सर्वाधिक तमिलनाडु में है या सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है या फिर लक्षद्वीप में है। अनुसूचित जनजातियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ है? लक्षद्वीप में है। अनुसूचित जनजातियाँ सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। जनगणना के अनुसार प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लक्षद्वीप में अत्यधिक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जाति को सामाजिक एकता और एकीकरण का माध्यम किसने माना? जाति को सामाजिक एकता और एकीकरण का किसने माना है? सामाजिक एकता और एकीकरण का डी.पी. मुखर्जी ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, एन.के. बोस ने, जी.एस. घुरिये ने। तो एन.के. बोस ने जाति को माना है सामाजिक एकता और एकीकरण का माध्यम माना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जाति व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण क्या है? जाति व्यवस्था का प्रमुख लक्षण पूछा गया, सामाजिक गतिशीलता है या फिर जन्म आधारित सदस्यता है या ऑप्शन नंबर 3 है, पेशा परिवर्तन की स्वतंत्रता है या फिर वर्ग समानता है। जो जाति व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? जाति व्यवस्था जन्म आधारित सदस्यता है। जाति व्यवस्था में सदस्यता जन्म के आधार पर निर्धारित होती है, इसे बदला नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुद्धता और अशुद्धता का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? शुद्धता और अशुद्धता का सिद्धांत जाति व्यवस्था से ही संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जाति और वर्ग के बीच अंतर का सही आधार है? जाति और वर्ग के बीच अंतर का सही आधार क्या है? नंबर 1 है, वर्ग जन्माधारित होता है। नंबर 2 जाति अर्जित स्थिति है। नंबर 3 वर्ग अर्जित स्थिति पर आधारित होता है या फिर दोनों समान है। जाति और वर्ग के बीच सही अंतर क्या होता है? वर्ग अर्जित होता है और जाति प्रदत्त होती है। तो वर्ग अर्जित स्थिति पर आधारित, वर्ग जन्म पर आधारित बिल्कुल गलत हो जाएगा। जाति अर्जित नहीं, जाति प्रदत्त होती है। वर्ग अर्जित स्थिति पर आधारित है, ये सही है। दोनों समान बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक स्त्रीकरण का तात्पर्य है समाज में समानता होना या फिर सामाजिक विभाजन होना या फिर आर्थिक विकास होना या राजनीतिक संगठन होना। सामाजिक स्त्रीकरण का क्या तात्पर्य है? सामाजिक स्त्रीकरण का तात्पर्य होता है विभाजन, सामाजिक विभाजन। सामाजिक स्त्रीकरण समाज में लोगों को विभिन्न स्तरों या श्रेणियों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक गतिशीलता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक गतिशीलता क्या होती है? समाज में समानता है या फिर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरण है या आर्थिक स्थिरता है या फिर सांस्कृतिक परंपरा। गतिशीलता यानी कि गति किस में है? गति है एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरण ही सामाजिक गतिशीलता है। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है कि व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर पर जाना। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? संस्कृतिकरण की अवधारणा जी.एस. घुरिये ने दी है, डी.पी. मुखर्जी ने दी है, एम.एन. श्रीनिवास ने दी है या फिर ए.आर. देसाई ने दी है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है जिसके अनुसार निम्न जातियाँ उच्च जातियों के रीति रिवाज अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को सुधार सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डोमिनेंट कास्ट की संकल्पना किससे संबंधित? डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभु जाति। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? प्रभु जाति की अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट को बताया है। डोमिनेंट कास्ट की संकल्पना भी एम.एन. श्रीनिवास जी ने दी है, जो किसी क्षेत्र में संख्या, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर प्रभुत्वशाली जाति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जाति और वर्ग के बीच का मुख्य अंतर क्या होता है? दोनों जन्म आधारित हैं? बिल्कुल भी नहीं, दोनों अर्जित हैं। या फिर अगला है, जाति जन्म आधारित, वर्ग अर्जित है या फिर कोई अंतर नहीं है इसमें, जाति जन्म आधारित और वर्ग अर्जित
यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वजातीय विचारधारा किस प्रकार असमानता का प्रचार करने में सहायता करती है? क्या पूछा गया? सर्वजातीय विचारधारा उनके एक समान उद्देश्य पर बल देने से, या फिर इस्लामी तरीके के भेदभाव करने से, या फिर किसी क्षेत्र के निर्णय को लेने में सहमति देने से, या फिर प्रभुत्वशाली वर्गों पर जिनके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक संसाधनों को नकारा जाता है उन पर बल देने से। तो सर्वजातीय विचारधारा किस प्रकार असमानता का प्रचार करने में सहायक है? तो सर्वजातीय विचारधारा ये प्रभुत्वशाली वर्गों पर जिनके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक संसाधनों को नकारा जाता है उन पर बल देने से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वजातीय विचारधारा प्रभुत्वशाली वर्गों के हितों को बढ़ावा देती है तथा संसाधनों पर उनके नियंत्रण को वैध ठहराती है, जिससे असमानता बनी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? इसमें से जो सही, क्या पूछा गया है? जो सही नहीं है वो हमें बताना। पवित्र अपवित्र दुर्खेम ने दिया है, क्या ये सही है? संदर्भ समूह मर्टन ने दिया है, क्या ये सही है? शुद्धता अशुद्धता ड्यूमो ने दिया है, या फिर प्रमुख जाति दुर्खेम ने दी। इसमें से जो सही नहीं है, जो सही नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है। जो प्रमुख जाति है वो दुर्खेम ने नहीं दी है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि ये गलत है। पवित्र और अपवित्र दुर्खेम ने दी है। संदर्भ समूह मर्टन का है। शुद्धता और अशुद्धता लुई ड्यूमो की होती है। प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है, दुर्खेम ने नहीं दी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन जनजातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायक है? जनजातियों के बीच संरचनात्मक दूरी कौन बनाए रखने में सहायक? आर्थिक स्थिति क्या जनजातियों के बीच में दूरी बनाती है, या फिर क्या राजनीतिक शक्ति बनाती है, या भूमि स्वामित्व बनाता है, या पवित्रता और प्रदूषण? पवित्रता और प्रदूषण से ही सामाजिक दूरी बनती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सामाजिक स्त्रीकरण को संरचनात्मक व्यवस्था के रूप में किसने देखा है? सामाजिक स्त्रीकरण को संरचनात्मक व्यवस्था के रूप में किसने देखा है? टॉलकॉट पार्सन्स ने, या फिर मैक्स वेबर ने, या कार्ल मार्क्स ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने? सामाजिक स्त्रीकरण को संरचनात्मक व्यवस्था के रूप में टॉलकॉट पार्सन्स ने देखा हुआ है। पार्सन्स ने सामाजिक स्त्रीकरण को समाज की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक व्यवस्था का अंग माना है। अब पार्सन्स ने सामाजिक स्त्रीकरण को क्या माना है? तो पार्सन्स ने क्या माना है? समाज की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक व्यवस्था माना है। सामाजिक दर्जे का अर्थ क्या है? सामाजिक दर्जे का अर्थ क्या है? समूह में शक्ति का स्थान होना, या फिर समाज में प्रतिष्ठा का स्तर, या फिर व्यक्तिगत की संपत्ति, या फिर लास्ट ऑप्शन व्यवसाय की स्थिति। सामाजिक दर्जे का अर्थ क्या है? सामाजिक दर्जा होता है समाज में प्रतिष्ठा कैसी है, समाज में प्रतिष्ठा का क्या स्तर है। सामाजिक दर्जे से अभिप्राय समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान की स्थिति से ही सामाजिक दर्जा होता है। निम्न में से